आज इस लुसेंट की क्लास में जहां पीछे हम लोग छोड़े थे वहां से आगे बढ़ेंगे। 59 टॉपिक है इसका, हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का। सामाजिक सुधार अधिनियम, अधिनियम में अधिनियम का नाम, उसके बाद गवर्नर जनरल कौन है, साल क्या था और विषय क्या था। शिशुवध पर प्रतिबंध जो था, शिशुवध यानी कि बेसिकली ये बालिका शिशुवध था, ठीक है, क्योंकि लड़के का वध नहीं होता था, जो लड़की थी उसका वध होता था इसमें, ठीक है। जॉन सोर, सर जॉन सोर ने 1798 में शिशु हत्या पर प्रतिबंध जो है वो लगाया था, अच्छा सर जॉन सोर ने, ठीक है। और 1798 से 1805 पूरी रूप से इसको किसने रोका, विलेजली ने ना, लॉर्ड विलेजली। शिशु वध प्रतिबंध विषय, प्रोहिबिशन ऑन ठीक है। दो बार ये आया था, एक बार 1795 का था रेगुलेशन और एक बार 1804 का था, ठीक है। इसीलिए इन दोनों का नाम दिए हुए, सर जॉन सोर का भी और लॉर्ड वेलेजली का भी, ठीक है। लेकिन फाइनली पूरे भारत में इस पर प्रतिबंध जो है आगे चल के जो है विलियम बेंटिक ने लगाया था, क्योंकि ठीक है इस समय तक जो है ये लोग केवल बंगाल के ही गवर्नर जनरल थे, भारत के नहीं थे। इसलिए जो आप ये जो शिशु प्रतिबंध रख रहे हैं ना, इन्फेंटिसाइड पर, प्रोहिबिशन ऑन इन्फेंटिसाइड, ये केवल बंगाल में लागू हुआ था। 1795 का एक अधिनियम था सर जॉनसोर के समय में, और बाद में 1804 में जो है उसको विलेजली ने जो है थोड़ा कड़ाई से मतलब ये किया था, ठीक है। इसीलिए दोनों का नाम आता है, सर जॉनसोर और विलेजली का। लेकिन जब पूरे भारत में आएगा कि इन्फेंटिसाइड पर रोक किसने लगाई थी शिशु वध पर, तो वो आता है पूरे भारत के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का। सती प्रथा पर प्रतिबंध, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये केवल बंगाल में ही हुआ था 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, और ये केवल बंगाल में ही लागू हुआ था, बता दे रहे हैं पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जब भी 1833 के पहले जो भी काम हुआ है वो केवल बंगाल के लिए। दास प्रथा पर प्रतिबंध, स्लेवरी पर लॉर्ड एलनबरो 1843, 1833 के चार्टर एक्ट में ही इसकी बात की गई थी, उसी के अनुरूप 10 साल बाद भारत में दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया। और यह मत सोचिएगा कि अंग्रेज जो है दास्ता को समाप्त करके बहुत नेक काम किए थे, वो इसलिए दास्ता समाप्त किए थे कि जो राजाओं के पास और जमींदारों के पास जो भारतीय दास थे वो फ्री हो जाएं, और उनको पकड़ पकड़ के वो जो है गन्ने की खेती, चाय की खेती, वाणिज्यिक खेती कराने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचा सके, द्वीपों पर। यही कारण है कि आज मॉरिशस में, फिजी में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में तमाम जगहों पर आपको भारतीय जनमानस देखने को मिल जाता है, कैरेबियन द्वीप समूह में, ठीक है। इसीलिए फिजी में प्रधानमंत्री रहे थे महेंद्र चौधरी। आप देखिए वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में हम लोग के भारतीय नाम के लोग मिल जाएंगे, सूर्यनारायण चंद्र पॉल, ठीक है, एल्विन कालीचरण। तो ये सब इसलिए कि इनके पूर्वजों को पकड़ पकड़ के अंग्रेजों ने पहुंचा दिया था विदेश में, इसी कारण इन लोगों ने दास्ता पर प्रतिबंध लगाया था, एक दूसरे प्रकार की दास्ता को जन्म देने के लिए। हम भी बचपन में पढ़ते थे तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता था कि अंग्रेजों ने जो है वो दास्ता पर प्रतिबंध लगाया, कितने अच्छे लोग थे। बाद में समझ में आया कि ये उतने अच्छे लोग नहीं थे जितना दिख रहा था, ये उससे भी बुरे लोग थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, जो विडो रीमैरिज, ये लॉर्ड कैनिंग 1856 विधवा विवाह की अनुमति हो गई थी। पहला विधवा विवाह जो है पुनर्विवाह वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को करवाया था। 7 दिसंबर 1856 को आधुनिक भारत में पहला विधवा पुनर्विवाह हुआ था, जिसको संपन्न किसने करवाया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। नेटिव मैरिज एक्ट, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, 1872, जिन्होंने आगे चल के
सर सैयद अहमद खां को 10,000 रुपये भी दिए थे अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के लिए, ताकि वो एक जो कॉलेज जो था आगे चल के जो एमयू बना था, और उसके पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसकी स्थापना के लिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने सर सैयद अहमद खां को क्या किया था, 10,000 रुपये दिए थे। इन्हीं के समय में आया था अंतर्जातीय विवाह निषेध, मतलब अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने वाला कानून, जिसके अंतर्गत आप जाति से परे जाकर के भी विवाह कर सकते थे। ठीक है, 1872। क्योंकि जातीय विवाह में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपके पास ऑप्शन जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप उसी में आपको करना है, चाहे पटे या चाहे न पटे। माँ बाप जो है वो पकड़ के क्या कर देते हैं, तय कर देते हैं कि ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो फिर समझ लेना। ठीक, तो ये भी है, दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है। कई बार आप अपने से कम उम्र में नहीं समझ पाते हैं कि आपके लिए कौन सही है, तो माँ बाप को लगता है। लेकिन एक धोखा बड़ा क्या हो जाता है, माँ बाप का जनरेशन 20-25 साल पीछे वाला रहता है और आपका अगले स्टेज में रहता है। तो उस समय शादी विवाह जो है एक बहुत बड़ा जुआ है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो पार्टनर ठीक मिल गया, और आपकी किस्मत अगर खराब रही तो फिर आपके लाइफ को झंडू बाम होने से कोई बचा नहीं सकता है। और हम लोग की यहाँ स्थिति ऐसी है कि तलाक का भी जो है मैटर वो जल्दी सॉल्व नहीं होता है। आप देखिए लंबे समय से तेज प्रताप कहीं देख लीजिए, चल रहा है, आज 5 साल 6 साल हो गया है, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है, जबकि लड़का एडमेंट है कि हमको वो छोड़ दे, और मेंटेनेंस भी दे रहा है हर महीने 25,000, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक तलाक नहीं हो पाया है। यानी दोनों की जिंदगी बीत रही है, ठीक है, लेकिन तलाक नहीं हो रहा है, और दोनों ही लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं कि नहीं आपको इसी बनाना है। तो इस टाइप के अंतरजातीय विवाह को नेटिव मैरिज एक्ट में नॉर्थब्रुक के टाइम में लाया गया था। ठीक है, फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट 1891, दोनों को याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के समय में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 साल मिनिमम निर्धारित कर दी गई। अब 12 साल से कम उम्र की बच्ची का विवाह नहीं हो सकता, नहीं तो लोग उसके पहले उससे भी कम उम्र में क्या करते थे, उसकी शादी कर देते थे। क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा यही लगता है कि बेटी है, जितना जल्दी जो है, दो तरह की सोच होती है, या तो हम अपने बोझ से मुक्त हो जाएं या अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएं। ठीक, और अपना बोझ या अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप करके हम निश्चिंत हो जाएं। ठीक है, बदलाव आया है, लेकिन हर पेरेंट्स के लिए नहीं आया है। हम अक्सर देखे हैं कि लड़कियां जब बड़ी हो जाती है ना, तो लड़कियों के माता पिता ज्यादा उनके चाचा परेशान रहते हैं उनकी शादी कराने में। ठीक है, और जब उनकी अपनी बेटी की शादी का टाइम आता है तो उस समय बड़े तरीके से करवा देते हैं। ठीक है, और ज्वाइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा जो है एक नुकसान भी है कि चाचा लोग अड़े रहते हैं कि हम तो ब्याह तुम्हारा करीब करेंगे, और जब अपनी बेटी का टाइम आएगा तो सब भूल जाते हैं। उस समय जो उनको चाहिए एकदम राजकुमार। ठीक, ये पूरा पैन हम बिहार में हम ये देखे हैं। ठीक, भले लोगों को बुरा लग जाए। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 अंतरजातीय विवाह, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लड़कियों के लिए विवाह की आयु जो है वो 12 साल। ये पूछता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, कंसेंट का मतलब सहमति से, ठीक है, सहमति से विवाह की एज ऑफ कंसेंट, तो लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट, हर बिलास शारदा, हर बिलास शारदा पुरुष थे, महिला नहीं, राजस्थान से थे, हर बिलास शारदा, अब पता नहीं कहा है ये लिखता है, हर बिलास शारदा, हाँ ये पुरुष थे। और ये हाँ इन्होंने लॉर्ड इरविन को कहा था कि भैया कैसों कीजिए। ठीक है, तो शारदा एक्ट 1929 जहां तक हमको याद है। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। यानी लड़कियों के मिनिमम आयु में 2 साल का इजाफा। हर बिलास शारदा राजस्थान के समाजसेवी थे, सुधार सेवक थे, और इन्हीं सुधारक थे, और इन्हीं के प्रयासों से शारदा एक्ट लागू हुआ था 1929 का। 1929 मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन संगठन, देखिए मुसलमानों में कैसा कैसा आंदोलन क्या चल रहा था। देखिए वर्ष, स्थान और जो है संस्थापक। फराइजी आंदोलन, फराइजी, फराइजी लिखा है, फराइजी भी चलता है, बहुत जगह जो है फराइजी लिखा रहता है। फराइजी आंदोलन 1819 बंगाल के फरीदपुर इलाके में। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियाँ इसके प्रतिपादक थे। इसे शुरुआत
शुरुआत करने वाले संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। जो भी हज यात्रा पर हो आता है उसके नाम के आगे हाजी लग जाता है, हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, हाजी थे। और इनके बेटे का नाम था दादू मियाँ, ठीक है। तायूनी आंदोलन नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, ढाका में हुआ था, करामत अली जौनपुरी, पहला याद रखना फराइजी आंदोलन। तीसरा दारुल उलूम, दारुल उलूम 1867 में सहारनपुर जिले में एक कस्बा है उत्तर प्रदेश के, देवबंद। सहारनपुर जिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कस्बा है देवबंद, वहां मोहम्मद कासिम ननौतवी और अब्दुल रशीद गंगोही। मोहम्मद कासिम ननौतवी, इनका पूरा नाम था, ननौतवी और गंगोही। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। मोहम्मद कासिम ननौतवी, 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 मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ननौतवी और गंगोही। ये मुसलमानों का एकदम जो देवबंद का जो फतवा जो जारी होता है ना, यहीं से होता है। और देवबंद में ही दारुल उलूम है। मुसलमानों को जब भी कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो इसी से पूछते हैं। यह देवबंद आंदोलन सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का व्यापक विरोधी था। ठीक कारण था, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ वाले थोड़ा सा साइंटिफिक शिक्षा भी देना चाहते थे, लेकिन इसका कहना था देवबंद का कि बिल्कुल नहीं, शरीयत के अलावा हम लोग कुछ और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे लिए जो भी है वो शरीयत है, इसके अलावा बाकी हमको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन, इसके शरीयत जो है वो मुस्लिम कानून है, इस्लामिक कानून, ठीक है, उसी को शरीयत कहते हैं। शरा के अनुसार, शरा तलाबी स वाला शरीयत, ठीक, कि शरीयत के हिसाब से ये बात है तो शरीयत के हिसाब से वो बात है। तो कुरान से जो मिलती जुलती बातें हैं उनको एक इस्लामिक कानून का रूप दे दिया गया है, ठीक है। और उसी के अनुसार जो अभी हम लोग का जो 3 तलाक या बाकी सारी चीजें चल रही हैं, उसमें होता क्या है कि अगर एक मुस्लिम शौहर अगर अपने बीवी को अगर तलाक दे दे तो उसका मेंटेनेंस केवल उसको जो है 3 मासिक धर्म तक चलाना रहता है, बस 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, यानी कि 25 से 28 दिन, 25 से 28 दिन, 25 से 28 यानी 75 से लेकर 85 दिन के बीच में आपका मेंटेनेंस खत्म, अब आप जाइए, ठीक है। जबकि बाकियों में क्या है, हिंदुओं में आपको जब तक आप जीवित हैं या पत्नी जीवित है तब तक आपको खर्चा देना है। तो मान लो कि 3 महीना भी नहीं हो और आप बीबी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर तलाक दे करके उसको, तो और दूसरा उसको कोई पति अगर नहीं कोई दूसरा मिला कोई हाथ थामने वाला, तो ऐसी स्थिति उसका मेंटेनेंस कौन चलाएगा, ठीक है। तो शरीयत के हिसाब से एक बहुत बड़ा भेदभाव है महिलाओं के प्रति, और इसको वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि नहीं लगाइए, ठीक है। लेकिन और 1985 में आया केस, शाहबानो केस, 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को जीवन भर दो, तुम मेंटेन करो, उसका खर्चा करो मेंटेन। उसका शौहर हंगामा शुरू हो गया मुसलमानों में। अब उन्होंने कहा कि हमारे शरीयत में ये घुसपैठ है जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजीव गांधी जी ने तुष्टिकरण की नीति के अनुसार, वोट बैंक की राजनीति के कारण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया और संसद ने कानून बना दिया कि मुसलमानों पर जो है भारत का वो सिविल कानून लागू नहीं होता है, उनका शरीयत कानून चलेगा, ठीक है। और यही कारण है कि मुस्लिम महिलाओं को जो है न्याय नहीं मिलता है, जबकि उनके अपने कानून में है। और कई मुस्लिम महिलाएं भी उसके फेवर में खड़ी हो जाती है कि नहीं ठीक तो लिखा है, ये तो क्या बुरा है, ठीक है। हाँ, तो 3 तलाक वाला अब नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसको नहीं मानता है। कारण क्या है कि मेरी एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ, और जब हमने कहा कि जाओ थाने में केस करो 3 तलाक के लिए, तो वो बोली कि अब्बा अम्मी भाई और सब मेरे खिलाफ हैं, कि अगर हम जाएंगे तो सब हमको कौम से निकाल देंगे। तो हाँ, उसमें इद्दत की अवधि और कम हो जाती है। उसमें होता है कि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल या 3 लूनर मंथ, चंद्रमास जो नहीं होता है 14-14 दिन का, 28 दिन, तो वो और कहीं पता चला कि और पहले ना हो जाए, ठीक है, अगर स्त्री देना चाहेगी तो, ठीक। बाकी अगर कोई पुरुष को गवाह की जरूरत है तो 2 गवाह, और स्त्री को चाहिए तो 4 गवाह। तो ये भेदभाव है कि नहीं है, ठीक। लेकिन उसमें भी कई उसको समझने को तैयार है, उनको कहना कि नहीं ये ठीक है, ये सही है, ये भेदभाव नहीं है, ये अच्छा है। तो चूंकि ब्रेन वॉश वैसा होता है कि वो लोग नहीं मानती हैं, ठीक। तो देवबंद उसी मतलब था। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो था वो चाहता था कि शरीयत के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी हो। ऐसा नहीं था कि ये शरीयत को छोड़ना चाह रहा था,
छोड़ना नहीं चाह रहा था, ये चाह रहा था कि साथ में साइंस की पढ़ाई भी होती रहे। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ही पहली बार कहा था कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं। तो इन्हीं के बोली में पहली बार लिखा था कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये बिजनौर के मजिस्ट्रेट थे 1857 के विद्रोह में। ठीक, और उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, पढ़ाए भी थे हम उस समय इसके पहले वाले किसी क्लास में, कि कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट यानी भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण। ठीक है, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन 1889 से 1890, और इसकी अहमदिया आंदोलन 1889 से 1890, फरीदकोट पंजाब, फरीदकोट पंजाब, कादियान के मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियान। ठीक है, ये पंजाब में है, मिर्जा गुलाम अहमद, इन्होंने अहमदिया आंदोलन चलाया। और क्या कहें, देखिए इस्लाम में है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद कोई पैगंबर आएगा ही नहीं, उनके हिसाब से कि दुनिया के वो अंतिम पैगंबर अब कोई नहीं आएगा, मतलब गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह सब जो है वो उनके आगे, मैंने उनके लिए कुछ नहीं है वो लोग। अहमदिया आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि हम कृष्ण के अवतार हैं, और कहा कि मैं भी पैगंबर हूं। बस इसीलिए मुसलमान जो है, सुन्नी मुसलमान स्पेशली, वो अहमदिया मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इनका भी चल गया पंजाब से 1889 में। ठीक है, कादियान नगर, इन्हीं के मिर्जा गुलाम अहमद, इन्हीं के नाम पे अहमदिया आंदोलन चला। ठीक, जिसमें उन्होंने खुद को ही कह दिया कि हम कृष्ण भगवान के अवतार हैं। नदवा तल उलेमा, लास्ट में इसमें दिखेगा नदवा, ठीक है, इसको नदवा ये अलग कर लीजिए, उलेमा। लखनऊ मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना शिबली नुमानी। ठीक है, ये नदवातुल उलेमा, जहां पर धार्मिक शिक्षा का केंद्र होता है उसको कहते हैं नदवातुल उलेमा, लखनऊ में है। ये भी मजहबी शिक्षा से संबंधित है। ये भी एक बड़ा कारण है ना कि हम लोग जैसे देखते हैं कि दुनिया में 56-57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, और लगभग देखोगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछड़े हैं, लगभग। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये अपने मजहबी ढर्रे पर ही जो है ये चलते हैं। और जैसे दुबई का उदाहरण देंगे, दुबई इज ए कॉस्मोपॉलिटन टाउन नाउ। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ब्रह्मांडीय शहर, जहां दुनिया के सब लोग आते हैं। तो इस कारण उसकी सोच में बदलाव है। बाकी जगह ये स्थिति, अब सऊदी अरब जैसा देश जो इनका रहनुमा सबसे बड़ा माथा बनता है, वहां कुछ साल पहले स्त्रियों को गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता दी गई। वो भी इसलिए कि 4 स्त्रियां जाती थी एक जगह जॉब करने के लिए अपना बुरके में पूरा कैद होके, और एक ड्राइवर उन लोगों को ले जाता था चारों को। 1 आध साल ले गया, अपने घर के बाहर पहली बार वो किसी पराये मर्द को देखी थी, ड्राइवर को, और चारों को ही उसी ड्राइवर से प्यार हो गया। जॉब बने कि उसी टाइप का जॉब जहां काम करती होंगे, जैसे नहीं सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ कर रही हैं, तो उठा के वो गाड़ी से ले जाता था और वहां चुपचाप उनको पहुंचा देता था, और चुपचाप वो दिन भर काम करती थी, फिर शाम में वो उठाता था और लेकर के उनको घर पहुंचा देता था। तो वो अनुमति भी उस टाइप का जॉब नहीं कि जो आप सोच रही हैं कि कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जो है जीन्स और टॉप पहन के कहीं वो जॉब कर रही है, बिल्कुल नहीं। तो वो नहीं, वो पूरा बकायदा अपना जो कॉस्ट्यूम होता है उसमें। पता चला कि एक दिन चारों ने ड्राइवर से शादी करी, निकाह कर ली, क्योंकि 4 जो है उसमें अलाउड है। जब किया तो उसके बाद जो है सऊदी अरब में हंगामा मच गया, अरे बाप रे। और तब जाकर के अनुमति क्या दी गई उन लोगों को कि गाड़ी खुद से वो चला करके आ जा सकते, ताकि महिला जो कामकाजी महिलाएं रहेंगी, कामकाजी महिलाएं, उनके लिए ड्राइवर भी कौन रहे, महिला। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि उनको गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता इसलिए दी गई कि वो खुद से गाड़ी चला के जाएंगी, नहीं, क्योंकि अब उनको महिला ड्राइवर भी उपलब्ध होगी और उसके साथ वो जाएंगी। अब वो पुरुष ड्राइवर के साथ नहीं जाएंगी, वरना वहां दिक्कत हो जाती। ये सऊदी अरब का है, सोचो। तो जो नदवातुल उलेमा मौलाना शिबली नुमानी, इन्हीं के नाम पर जो है जौनपुर में कॉलेज भी है,
जौनपुर में मौलाना शिवली नुमानी कॉलेज भी है। अब हो गया भारत का, इसके बाद तो वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाएगा ना उसमें लुसेंट में। ये तो अपना हो गया हम लोग का मॉडर्न इंडिया वाला पोर्शन, क्या हो गया? वर्ल्ड में ना, ठीक ठीक है। भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, अभी तक हर साल हो जाता, 2021 में जनगणना होना चाहिए था सेंसस, लेकिन नहीं हो पाया कोरोना के कारण, और कई चीजें रुक गई हैं। 2026 तक हम लोग को अपने संसदीय सीटों की संख्या भी बढ़ानी थी, लिमिटेशन। अगर जनगणना आ गई होती 2021 में तो 5 साल में हम लोग आराम से क्या करते, अपने सीटों का डिलिमिटेशन कर लेते, परिसीमन कि कहां कितनी सीटें बढ़ानी है। लेकिन अब ये बड़ा ही कमरसम काम हो गया है, मतलब थकाऊ वाला, क्योंकि 24 आ गया है और 2 साल में हम लोग को सारा काम करना है, जो कि अभी संभव नहीं है। तो समझिए कि पूरा का पूरा एक जनगणना आंकड़ा ही अभी गायब हो गया है। हाँ, लागू हो गया। हाँ, भारत के नागरिकों पर नहीं लागू हुआ है, ये उनसे पूछना पड़ेगा। कारण क्या है कि भारत के नागरिकों पर ये लागू ही नहीं है, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका जैसे देश इसको पहले ही लागू कर चुका है। अमेरिका जब उसने देखा कि ईसाइयों के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ रूस में और ईरान में, रूस में यहूदियों को मारा जाने लगा और ईरान में भी यहूदियों को और ईसाइयों दोनों को मारा जाने लगा, तो अमेरिका ने अपना एक कानून बनाया जिसके तहत ईसाइयों और यहूदियों दोनों को प्रवेश दिया गया था। उसमें भी बाहरी जो मुसलमान थे उनको कोई जगह नहीं थी, ठीक है। कारण क्या था कि जहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वहां करने वाले वही थे, इसके कारण बचाने के लिए ये किया गया, ठीक है। जैसे कन्हैया कुमार का ट्वीट आया है कि अपना खर्चा चल ही नहीं रहा है, आई चल रहे हैं बाहर के लोगों को बुलाने यहां। तो कन्हैया को आदत है, उनको हारना है इलेक्शन हर बार, ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि यहां पर किसी पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। भारतीय नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों, उनको कोई खतरा नहीं है। ये क्या है, बाहर से क्यों? इसलिए कि जो हमारा जो बगल के जो 3 पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों में ही गैर मुसलमानों को द्वितीय स्तर का नागरिक का दर्जा प्राप्त है, तीनों में ही, क्योंकि तीनों ही इस्लामिक राष्ट्र हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में तो बाकायदा शरीयत कानून लागू है तालिबान के कारण, कि वहां जजिया देना पड़ता है, तभी 1800 सरदार वहां से भाग चले। तो ऐसी स्थिति में इतना सोचना हुआ था कि आप देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़िएगा तो पाकिस्तान में हर साल हजारों हिंदू लड़कियों को उनके घरों से अपहरण करके और जबरन उनका निकाह करा दिया जाता है मुस्लिम लड़के के साथ। ऐसी स्थिति में अगर वो बचना चाहते हैं, ये तो और किसी साथ नहीं होता है वहां पर, आखिर क्या कारण है कि हिंदुओं की संख्या कम होकर के 1.5% पे आ गई है, ठीक है। तो कुछ तो कारण है। तो ऐसी स्थिति में जो बचे कुछ लोग हैं वहां, उनको चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, उन सभी को, क्योंकि इन तीनों का ही एंगल दूसरा है, ठीक। तो भारत में किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, बाहर से आने वालों में जो है वो केवल नॉन मुस्लिम को अलाउ किया गया है। कारण क्या है कि वो तीनों ही इस्लामिक राष्ट्र हैं। जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था तो वो सेकुलर कंट्री था, लेकिन कुछ साल बीतते बीतते वहां फेनेटिक्स चढ़ गए और उन्होंने उसको भी क्या बनवा दिया, इस्लामिक राष्ट्र, ठीक है। वहां भी हिंदू जो है शुरुआत में स्वतंत्रता के टाइम में जब पूर्वी पाकिस्तान बना था तो 33% थे, 33%, हर तीसरा जो वहां का पूर्वी पाकिस्तानी था वो हिंदू था। और यही कारण था कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी जो विधि मंत्री थे वो चले गए थे मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान, और 2 ही साल में भाग करके चले आए। और आज वहां हिंदुओं की संख्या जो है वो मात्र 6% है बांग्लादेश में। क्यों, कहां गए बाकी सब? आ रही ये बात समझ में ना कि कहां गए होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो मजबूरी है, नहीं तो मारेंगे वो। और वो उनका वीडियो पड़ा हुआ है कितना, जहां पे बोल रही हैं लड़कियां कि जबरदस्ती की जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसको भारत सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, वो पूरे दुनिया का जो है वो झाड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में यथार्थ पर चलना होगा, क्योंकि आंख मूंद करके आप लंबे समय तक रहिएगा तो फारस वाला हाल हो जाएगा, ठीक है, ये स्पष्ट है, इसमें बुरा लगने की कोई बात ही नहीं है। भारत का सेंसस है 2011, संविधान की धारा
भारतीय संविधान अनुच्छेद, अनुच्छेद आर्टिकल, धारा नहीं, अनुच्छेद, धारा आईपीसी और सीआरपीसी में होता है, के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है। आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 आर्टिकल, जनगणना, सेंसस, सेंसस यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। ठीक है, संघ सरकार 7वीं अनुसूची के यूनियन लिस्ट में 69 नंबर पर है सेंसस। इसीलिए बिहार सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था जनगणना कराने का, तो उसने नाम दिया जातीय गणना, कि हम लोगों की गणना कहाँ, हम तो जातीय गणना कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करके वो अपना सुप्रीम कोर्ट में निकालने के, चलिए ठीक है वो भी करा लीजिए, कम से कम अब तो आप भारत को अमेरिका बना दीजिए, बिहार को, सॉरी भारत कर रहे हैं, बिहार को, क्योंकि गोवा को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, कर्नाटका को, गुजरात को विकसित राज्य बनने के लिए जातीय गणना नहीं करानी पड़ी। लेकिन बिहार को अब समझ में आया 75 साल के बाद कि अरे बाप रे, हम लोग जाति नहीं ना जान रहे थे कौन कितना है, इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब समझ लीजिए। जबकि हमको पहले से पता था कि बिहार में यादव समुदाय के लोग 16% हैं, हम हमेशा बोलते थे इस बात को, बाद में पता चला कि वो भी 2% घट गए हैं। ठीक है, हमको कुशवाहा के बारे में पता था कि वो 7% है, पता चला कि वो घट के 5% हो गए हैं। ठीक है, हम राजपूतों को जानते थे कि वो 7% है, पता चला कि वो तो और घट करके जो है 4% नहीं रह गए। तो यही तो नहीं समझ में आया। तो मुसलमान बढ़े 17.60 हो गए हैं 16.90 से। ठीक है, तो ऐसे जो है चीजें हुई हैं, और उनमें भी जो है अलग अलग जातियों का निकाल दिया गया है, शेख, सैयद, पठान, ठीक है, अंसारी, जुल्हा, पसमानदा, ठीक, पता नहीं क्या क्या, तो वो भी पूरा है, रिजर्वेशन मिलता है नहीं, बहुत फिरके हैं। और इस वहां भी जैसे मुस्लिम समुदाय में भी जो सो कॉल्ड जो जनरल कैटेगरी हैं, जैसे कि सैयद जो हैं या शेख हैं और जो खान पठान हैं, अगर आप उनसे बोल दीजिए कि भाईजान आपकी लड़की के लिए जो है एक लड़का है अंसारी में हमने देखा है, तो देखिए वो आपका जो है दौड़ा देंगे आपको कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हम अपनी लड़की की शादी जो है अंसारी में करेंगे। ये हम बता रहे हैं आपको, और ये फैक्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता है। ठीक, तो जो हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था है वो भारत के मुसलमानों में भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, और उसमें भी ओबीसी आरक्षण है। ठीक है, तो एसटी का आरक्षण है, आप लक्षद्वीप में चले जाइए वहां एसटी आरक्षण है मुसलमानों को, शेड्यूल टाइप का। तो ठीक है, अंसारी जो होते हैं वो ओबीसी में आते हैं, जबकि शेख सैयद जो है वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं अगर उनके आय कम है तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग हमसे जान जाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं होता है उनमें भी। जैसे कि हमारे कई दोस्त हैं जो जैसे सैयद हैं या शेख हैं और खान पठान, तो वो बोलेंगे कि इनमें अगर हो तो बताइएगा प्रियंक भाई, लेकिन अगर इसके इधर हो तो हम नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे लेकिन आप लोग तो सब एक बराबर हैं, तो अरे हमारा छोड़िए ना, वो सब कहने की बातें हैं। ठीक है, तो ऐसा है, तो इसलिए हाँ, और जबकि इन सब चीजों को खत्म करना है, जितनी जल्दी ये सारी चीजें समाप्त हो जाएं समाज में उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो कहाँ हूं, अभी कहाँ। तो इसके लिए हम लोग को उतना ही ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, क्यों ना, कि जो शिक्षित हो जा रहे हैं उनको ना आइडिया हो जा रहा है कि हमको जितना कैसे है चुनाव, और वो अपना जहर डाल दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। जनगणना जो है संगठन देखना किस मंत्रालय के अधीन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य क्वेश्चन पूछता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसका सबसे उच्चतम अधिकारी होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया।
अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल। एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, महापंजक, भारत के महापंजक एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल, ही इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाँ, आईएएस अधिकारी या देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है और जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। ठीक है, इससे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी थे 2004 से 2009 तक। ठीक है, अब हमको लगता है कि सी चंद्रमौली लास्ट जब तक हम पढ़े थे, तो 2023 तक तो यही थे, तो अभी वही रहे होंगे। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना, ये भी याद रखना, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 15वीं थी। और अब जो हो रही है होगी वो क्या होगी? 16वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत, स्वतंत्र भारत से किस जनगणना की शुरुआत हुई थी? 7वीं। महापंजक और जनगणना आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातीय आधारित जनगणना को स्वीकृति प्रदान कर दी। 1931 के बाद पहली बार जातीय आधारित जनगणना को अमल गई, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकाला गया। इसका रिजल्ट नहीं निकाला गया, को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में संपन्न हुआ। और इसमें भी हमसे कोई मेरी जाति नहीं पूछा था, इसमें भी नहीं। जब अभी जो बिहार में जो जातीय गणना हुई, उसमें ना मेरे पापा से कोई मेरी जाति उनकी जाति पूछा, ना हमसे कोई पूछने आया। ठीक है, तो पत्ते नहीं चला कि वो जनगणना, जो जातीय गणना हुई कब। ठीक है, और हम लोग सोचते रह गए कि अब आएगा कोई, अब आएगा। हम रोज इंतजार करते थे। तो मेरे घर जाना चाहिए था ना, मेरे लोग थे, किसी के पास गया ही नहीं। तभी तो सोचे ना कि आखिर जनगणना घट कैसे गई। तो बोल लोगों का बोले तो, जैसे कि कुशवाहा और राजपूतों का एकदम लगभग था 7%। ठीक है, यादवों का 16%, मुसलमानों का लगभग वही जितना था। तो लेकिन जब आया रिजल्ट आया तो चौंकाने वाला था कि चूंकि कुर्मी जो थे उनका पता था हम लोगों को कि वो 3% थोड़ा कम है, वो आइडिया था। और जो कुशवाहा है वो 7% है, क्योंकि अक्सर कहते थे दोनों को मिला के 10%। और उसके बावजूद जो है कुशवाहा जो रहते थे वो राजनीतिक दौर में पीछे रहते थे। ठीक, तो इस बात को लेकर के सवाल होता था कि ऐसा क्यों। और देखिए भाजपा ने इस बार जो है अपना चाल चलते हुए बना दिया सम्राट चौधरी जी को अपना अध्यक्ष, क्योंकि उसको पता है कि वोट बैंक कहाँ किसका कितना है। ठीक, उस सब जान रहे हैं, सब अपने हिसाब से सबको पता रहता है कि किसको कब कितना बनाना है, कहाँ से कैसे कितना खींचना है चीजों को। तो ये सब राजनीति है। किसी बात सुने हैं? हाँ, और सैनी जी को ले आए, नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो वो जो है माली हैं। ठीक है, जिनको लाया गया है तो उनको भी पता है कि कैसे क्या करना है, तुरंत वो हमेशा चौंकाते रहेगी। और आप देखिएगा जब कभी उसकी अगर अकेले सरकार यहां बनेगी तो ऐसा चौंकाने वाला वो पद सामने लाएगा ना चेहरा कि होश ही उड़ जाएगा आपका, और जिसको किसी नहीं सोचा होगा उसको ला के रख देगा। ठीक, और वो वैसा ही होगा जैसा आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ठीक है, यानी वो रगड़ के शासन कर देगा और सुधार देगा 5 साल में। यहां जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका का मतलब होता है जो कैलकुलेट कर रही हो। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका थी, उसका शुभंकर, शुभंकर को अंग्रेजी में कहते हैं मैस्कट। तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड मेयो वही थे जिनकी हत्या हो गई थी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, चाकू मार दिया था एक अफगान शेर खान अफरीदी ने, शेर अफरीदी ने। ठीक है, क्योंकि उसके पिता को जो है मृत्युदंड मिला था, तो उसका बदला लेने के लिए जो है वो खा के हम मारेंगे। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। वही स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना 1951 के समय जनगणना आयुक्त जो थे R.A. गोपाल स्वामी थे। R.A. गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी, R.A. गोपाल स्वामी। डब्ल्यू प्लोडन इतना नहीं पूछता है ये सब। ठीक है,
आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को है। स्वीडन, पहली बार सिस्टमेटिक सेंसस कहां हुआ था? स्वीडन में, जहां 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। कब कराया गया था? 1749 में ही, ठीक है, जहां 1749 में ही स्वीडन में हो गया था, 1749, ठीक। हम लोग के अभी प्लासी का युद्ध भी नहीं हुआ था, ठीक है, इस समय जो है वो चल रहा था, कर्नाटक युद्ध। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 से अमेरिका में हुई, 10-10 साल पे। जब 1789 में इनका संविधान बन गया, 1789 में अमेरिका का संविधान बना था, ठीक है, थॉमस जेफरसन ने बनाया था। उसके अगले साल से ही अमेरिका में 10-10 साल पर जनगणना होना शुरू हो गया था। 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई, ठीक, और उसके बाद 1872 में हम लोग के यहाँ, 1801 में इंग्लैंड ने अपने यहाँ शुरू कराया था। 1789 में वो संविधान बनाया था। आजाद तो जैसे उसके यहाँ 1785 से वो चला था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, 1775 से 1781 ये युद्ध चला था। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी 4 जुलाई 1776 को ही, ठीक है, 1776 में, और ये युद्ध समाप्त हो गया था 1781 में। जो कॉर्नवालिस था उसने जो है हाथ खड़े कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। और फिर 1783 में पेरिस समझौता में, पेरिस ट्रीटी में इंग्लैंड ने यूएसए को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। उसके मान्यता देने से क्या हुआ? वो तो पहले ही अपना घोषणा कर दिया था 1776 में, युद्ध लड़के जीत गया 1781 में। 2 साल के बाद पेरिस ट्रीटी में इंग्लैंड ने मान्यता दी, और इसके 6 साल के बाद उन्होंने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 1789, जिस साल फ्रांस में क्रांति हो गई थी, ठीक है। और इसीलिए 1790 से अमेरिका में क्या शुरू हो गया था? डिकेडल सेंसस, ठीक है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहेंगे घनत्व ज्यादा रहेगा, जितने लोग कम रहेंगे घनत्व कम रहेगा। जनसंख्या घनत्व जो है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो क्या है? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। स्त्रियों की संख्या बराबर बटा में पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ठीक है। जैसे बिहार में गोपालगंज जिला में जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है, ठीक। उसके बाद जो है सिवान है, और उसके बाद सारण है, लाइन से तीनों जिले, ठीक, जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या सबसे कम मुंगेर में है। शिशु लिंगानुपात, 0 से 6 साल तक के बच्चों में, ठीक है, शिशु लिंगानुपात मापते हैं, 6 साल तक के बच्चों को शिशु में गिना जाता है। तो 0 से 6 साल शिशु लिंगानुपात, यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसमें प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो, CSR। बालिकाओं की संख्या जो 6 साल से कम उम्र की हो, और बालकों की संख्या जो 6 साल से कम उम्र के हो, इंटू से। शिशु लिंगानुपात में बिहार में किशनगंज सबसे आगे है, किशनगंज, हाँ। तो गोपाल जो है वो बालिगों में, और किशन जो है वो बच्चों में, किशन कन्हैया, समझ गया। जो किशन है वहां स्त्रियां ज्यादा हैं, किशन अकेले हैं। गोपालगंज में गोपाल अकेले हैं, गोपिकाएं ज्यादा हैं, समझ गया। गोपाल बड़े हो गए हैं, किशन कन्हैया अभी छोटे हैं। बच्चियों में देखेंगे अगर तो फिर वैशाली, मुंगेर वाली स्थिति किसकी है? वैशाली की है। वैशाली में 0 से 6 में बच्चों की संख्या जो है ज्यादा है, लड़कियों की संख्या बहुत कम है। तो जो वयस्कों में मुंगेर का हाल है वो बच्चियों में वैशाली का हाल है, जो वयस्कों में गोपालगंज का हाल है वो किशनगंज का हाल है बच्चों में। क्लियर हो गया? तो बड़ों में गोपाल, छोटे में किशन, उधर मुंगेर, इधर वैशाली। लिंगानुपात। चौथा, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख सकता हो, लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। यानी कम से कम आपकी आयु 7 साल हो, और आपको पता हो कि हमको अपना नाम लिखना है, ठीक है, कुमार प्रियांक,
तो लिखने के बाद हम बोले कि देखो ये कुमार प्रियांक लिखा हुआ है, हम समझ गए। या कहा गया कि चलो ठीक है और लिखो, मेरा नाम कुमार प्रियांक है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। हम पढ़ के सुनाए, मेरा नाम कुमार प्रियांक, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो आप हो गए साक्षर, लिटरेट, स्टिल यू आर नॉट एजुकेटेड। भारत, बिहार जो है वो देश का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ आधी जनसंख्या पढ़ी लिखी है ही नहीं, बाकी आधी साक्षर है, शिक्षित नहीं। आई बात समझ में? साक्षर का मतलब जिसको अक्षर ज्ञान हो, स अक्षर साक्षर है वो लिटरेट। एजुकेटेड का मतलब जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा, जिसको बुद्धि हो, समझ में आता हो। उस मामले में हम अभी देश में सबसे फिसड्डी हैं। और जब तक वो अवेयरनेस आई क्यों नहीं? अभी भी आनंद फानंद में 2,19,000 टीचर्स को बहाल कर दिया गया, 10% को छोड़ दिया जाए, बाकी सब वैसे ही हैं। एग्जाम एकाएक झटके में ले लिया गया बिना मतलब का। और अब तो वही ना बोल रहे हैं कि लोग मोबाइल फोन और मैंने जो भी है, ऐसे ऐसे एग्जाम हुआ और ऐसे ऐसे लोग हो गए कि जिसमें कहीं जिसका कुछ नहीं हुआ था वो भी हो गया। प्राइमरी में हो गया, मिडिल में हो गया और हाई स्कूल में हो गया। अखबार में छप गया कि गुड़िया ने, रोशनी ने जिले में मारा 3 नौकरियों को। यहाँ लोग 1 नौकरी को तरसते हैं और गुड़िया को मिली 3 नौकरियां। आइए बात करते हैं गुड़िया से। हाँ गुड़िया, अब आपने कैसे किया? मैंने बहुत मेहनत किया, इसके लिए मैं बहुत पढ़ती रही, रात दिन एक कर दिया, मैं दिया जला दी, ये कर दी, वो कर दी, और मैंने 3 नौकरियां पा ली। अब आपका आगे क्या ख्याल है? अब मैं IAS बनना चाहती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, गुड़िया ने जिले का नाम रोशन किया है और अब जो है ये भविष्य में IAS की परीक्षा दे करके उसको क्लियर करना चाहते हैं। अपनी 4थी नौकरी होगी और ये बन जाएंगी IAS टीचर से। आइए अब फिर हम लोग दूसरी गुड़िया के पास चलते हैं। समझ गए? गुड़िया के पापा मम्मी, अरे बाप रे, बेटी हमारी IAS बनेगी, ठीक है। अरे वो BPSC का PT नहीं निकलेगा, सिविल सर्विसेज का, UPSC तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। चलिए, सब वैसे ही हैं। चलिए, तो साक्षरता दर में एज याद रखना, 7 वर्षों से अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत कुल जनसंख्या को क्या कहते हैं? साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कहते हैं। इसमें साक्षरता दर को निकालने का साक्षरों की संख्या 7+ आयु वाली जनसंख्या इंटू 100 है। इंटू, यहां इंटू 1000 नहीं है, याद रखिएगा, इंटू 1000 नहीं है। दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट, यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। भारत में हर 10 साल में एक ब्राजील आ जाता है। भारत में हर 10 साल में एक ब्राजील के बराबर जनसंख्या आ जाती है। ब्राजील की कुल जनसंख्या जितनी है ना, उतना हम लोग 10 साल में पैदा कर देते हैं, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतना हम लोग हर साल पैदा कर देते हैं। और हम लोग तुलना कैसे करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। उसकी कुल जनसंख्या जितनी, उतना तो हम लोग हर साल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग से क्या तुलना करेगा? तो दशकीय वृद्धि दर, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा में पूर्व जनसंख्या इंटू 100, इसमें भी 100, ठीक है। शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या में अनुपात में 1 साल तक पहुंचने से पहले ही बच्चा मर जाए तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यहां 0 से 6 नहीं है, शिशु मृत्यु दर में 0 से 1 ही है मृत्यु दर में। और वो क्या था? शिशु लिंगानुपात में 0 से 6, लेकिन शिशु मृत्यु दर में 0 to 1 है। इस बेसिक फैक्टर को याद रखिएगा, कारक को। 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। इसमें भी बिहार अव्वल नंबर पर है, उड़ीसा और बिहार। मृत शिशुओं की संख्या में भी बिहार अव्वल नंबर पर है। उसके बाद हम लोग जनसंख्या में जो टॉप पर है। जनगणना 2011, ठीक है, के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों को कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष और इससे ऊपर की उम्र के, वय का मतलब एज, उम्र के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जाने का मतलब अंगूठा का छाप, ठीक है, आंखों की जो पुतली, इन सब को कहते हैं बायोमेट्रिक्स, ताकि
कल को कोई भेदिया हम लोग के देश में घुस न सके। ठीक है, वो जैसे ही जैसे देखोगे कि जैसे ही आपसे रखवाता है अंगूठा या आंख की पुतली देता है, तुरंत आपका आधार कार्ड का पूरा डिटेल सामने आता है, खाली दबाने भर का देर है और उसी से पता चलेगा। इसीलिए कई लोगों ने, यहाँ बाहरियों ने अपना पैसा दे दे करके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बनवा लिया है। ठीक, और ऐसे लोग बांग्लादेश में 3 करोड़ लोग मिसिंग हैं। आखिर वो 3 करोड़ बांग्लादेशी कहां गए, बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक हम लोग को अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लेना है। यानी कि वर्ष 2045 में जनसंख्या जितनी रहेगी फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट पूरा लागू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एक दूसरे, उसके लिए कहा जाता है कि रिप्लेसमेंट रेट जो है, रेशियो क्या होना चाहिए, 2.1। 2 नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 2.1। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1000 लोगों पर 1021 बच्चे, 1000 पर 1000। कारण क्या है कि हर 1000 में 21 बच्चे जो हैं बिना कोई बाल बच्चा पैदा किए मर जाएंगे। तो रिप्लेसमेंट रेट क्या रहेगा, 1000 पर 1000। समझ गया? तो जो ये हम दो हमारे दो है ना, मान लो कि हम दो, हमने 2 को पैदा किया और वैसे ही स्थिति में कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया, कोई ऐसे मर गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा रखे रहेंगे तो अगर कुछ मरेगा तो उसको क्या हो जाएगा। तो इसीलिए जो विस्थापन दर है वो 2.1 होता है, 2 का 2 नहीं होता है। कितना होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ जनसंख्या में विस्थापन दर, रिप्लेसमेंट रेट कितना होना चाहिए आदर्श, 2.1। क्यों? क्योंकि 0.1% लोग जो है शादी बिना किए क्या हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। अब तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ भी रही है बहुत, जो नहीं चाहते हैं शादी करना। ठीक है, तो वैसे लोग जो है 0.21 में आते हैं, 0.21 में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सभी, वो बाद में पता चलता है, शुरू में नहीं कि हे प्रभु। इंग्लिश में नोट्स किस क्लास में? आगे करने दिया क्लास, पहले बोले क्लास आगे करें। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, देख लो। ठीक, जबकि 2011 तक आते थे जिलों की संख्या 640 हो गई थी, यानी 47 जिले बढ़ गए थे, नए जिले। कैसे राजस्थान में भी जिला बढ़ा है, तो देखोगे कि हम लोग देखेंगे कि 2021 का जनगणना हो जाए या आ जाए अभी जनगणना, तो देखोगे कि 640 जिला बढ़ करके जो है 700 जिला ना पहुंच गया हो। काहे कि राजस्थान में जिलों की संख्या कम थी, बढ़ा के 50 ऊपर कर दिया गया है। ठीक है, झारखंड में जिलों की संख्या बढ़ी है, कई ऐसे राज्य हैं जहां नए नए जिले बनाए गए हैं। तो इन सब जिलों की, तो ऐसा थोड़ी है कि जिलों की संख्या बढ़ गई तो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से ले आए हैं, अपने में काट काट के छोटा छोटा कर दिए हैं। स्पष्ट है कि 1 दशक की अवधि में कुल कितने नए जिले बने, 47। तो 2001 से 2011 में कितने नए जिले बने, 47। महान विभाजक वर्ष 1921। जनांकीय इतिहास का मतलब होता है डेमोग्राफिक हिस्ट्री, डेमोग्राफिक हिस्ट्री जनांकीय डेमोग्राफी से संबंधित है। यानी जनसंख्या के आंकड़ों को जो जारी करना या उसको गिन रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जनांकीय स्थिति, कि आपकी डेमोग्राफिक कैसी है। ठीक है, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ये इकलौता साल था जब भारत की जनसंख्या घटी थी। इकलौता साल था जब भारत की जनसंख्या घटी थी, बढ़ने की बजाय। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, महान विभाजक वर्ष। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय ऋणात्मक हो गई थी, -0.31। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई। ठीक है, 1921 में। कारण था अकाल, सूखा, बीमारी, इसमें लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक, फिर दूसरा 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। भारत के
लाखों पुरुष जो है वो मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, इसलिए भी जनसंख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी। समझ आ गया ना? जब क्या तो बोल तो रहे हैं कि सब ने जो हुआ था, तो वो तो नहीं ना, उसके पहले भी तो 1911 से 1921 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आई बात समझ में? वो तो था ही। इसके अलावा अकाल, भूखमरी जो अंग्रेज करते थे, उसमें भी कितने लोग मारे गए थे। इसीलिए भारत में जनसंख्या कमी 77 लाख हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो बढ़ना शुरू हुई, फिर पीछे पलट करके हमारे लोगों ने नहीं देखा। ठीक है? वही ना, बाकी तो बता ही दे रहे हैं हम। ठीक। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। ठीक है? ये सर्वाधिक मैक्सिमम, औसत एवरेज, वार्षिक एनुअल, घातीय एक्सपोनेंटियल, वृद्धि ग्रोथ, दर रेट। देखे इंग्लिश, मैक्सिमम एवरेज एनुअल एक्सपोनेंटियल ग्रोथ रेट, घातीय वृद्धि दर जो इससे भागता हो। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71। कारण मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई। कारण था 1966 में हरित क्रांति। आई बात समझ में? आगे बात समझ में नहीं? हरित क्रांति, और भारत अब अनाज में आत्मनिर्भर हो गया। लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दिया। ठीक है? कि कर मेहनत के फल बारो। और जनसंख्या जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अब खाने की दिक्कत नहीं रही। 1961 से 1971 लीजिए, हो गया। बढ़ाइए अब, गाना गाइए खुश होकर के। आजकल का फेमस गाना हो गया है कि न रोते बनता है और न हंसते बनता है। 2011 जनगणना, जैसे जनसंख्या, जैसे जनता बढ़ रही है वैसे हम लोग भी बढ़ रहे हैं। ठीक है? गा अब बढ़। देखते नहीं हैं हम। सबसे बड़ी बात कि जो अभी जो ये गाना आया है, हाँ ये गाना है, उस पे भोजपुरी फिल्म का गाना है। तो अभी जब सरस्वती पूजा का टाइम था तो तमाम गर्ल्स हॉस्टल से ये गाना जो है वो बहुत सारे गर्ल्स में बज रहा था, और लड़कियां खूब डांस कर रही थी। तो हम सोच रहे थे कि इसका अर्थ भी समझ रही हैं कि नहीं, कि खाली डांसे कर रही हैं। तो समझ तो सब रही थी, क्योंकि चेहरे की हंसी बता रही थी कि समझ में सब आ रहा है। 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़े, गाना था जो उस दिन आप लोग को नहीं पता होगा ना, आप लोग शरीफ वाले कैटेगरी में है, तो खाली बस डांस। अच्छा, आप खगड़िया से हैं ना, ये भोजपुरी गाना होता है इसलिए नहीं समझ में आता है। इधर वाले सब जो समझते हैं पूरा। हाँ। लग जाता है कि सेंस क्या है, समझ रहे हैं क्या? आश्चर्य समझ में आ जाता है। जैसे हेने आवा, इसका मतलब क्या हुआ? एने आही, एने आही, इसका मतलब क्या हुआ? खगड़िया से है ना, खगड़िया में कैसे बोलते हैं? खगड़िया में अगर किसी को बुलाना हो तो इधर आओ को, तब एने आवे, एने आवे। अरे हम लोग तो समझ ही जाएंगे, एने आवे, हम लोग तो ऑलराउंडर हैं, कुछ भी समझ आते हैं। चलिए 2011 जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ 8,54,977।
यानी 121 करोड़, अभी हम लोग 142 करोड़ हैं, यानी कि तब से लेकर अभी तक हम लोग 21 करोड़ और बढ़ गए हैं, और जबकि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2 करोड़ है। तो 10 साल में ऑस्ट्रेलिया अभी भी 2 करोड़ पर है और हम लोग 21 करोड़ और जोड़ लिए हैं, यानी हमने 10 ऑस्ट्रेलिया को 10 साल में जोड़ लिया है कि नहीं उपलब्धि। क्या बात करें ऑस्ट्रेलिया वाले, 51.47 पुरुष और 48.53 महिलाएं हैं। महिलाओं की जो और महिलाओं का जो अनुपात है वो कम है, पुरुषों का ज्यादा है। कारण भ्रूण हत्या, एक बेटा हुआ ऑपरेशन, 5 बेटी हुई ऑपरेशन नहीं, क्योंकि अभी भी हमको बेटा चाहिए। समझ रहा है, इसीलिए जो है ईश्वर तो अपने हिसाब से करिए देते हैं कि लो बेटा चाहिए ना, लो अरे ले, डिब्बा जोड़ते रहो इंजन के चक्कर में। और दूसरा क्या होता है, युद्ध में रोड एक्सीडेंट में ज्यादा कौन मारे जाते हैं, पुरुष, लड़के। रोड एक्सीडेंट में 80% मौतें जो होती हैं वो लड़कों की होती है। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा कौन जाता है, वही जाता है, बाइक पर इधर उधर उड़ रहे हैं। ठीक, रोड एक्सीडेंट में लड़कियां कम मरती हैं और लड़के ज्यादा मरते हैं। युद्ध होता है, कहीं भी आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, आतंकवादियों में देखिएगा, इन सब में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, लड़के। इसलिए एनकाउंटर होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा कौन मारे जाते हैं, लगभग लड़के ही मारे जाते हैं। इसी कारण जो है आप देखिएगा कि ईश्वर अपने हिसाब से सेक्स रेशियो को मेकअप कर देता है। आप अपने हिसाब से मेकअप कीजिए, वो अपने हिसाब से मेकअप कर देते हैं कि लो इतनी ही महिलाएं हैं इनकी तुलना में। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अभी माना जा रहा है कि ये 18.5% को पहुंच चुकी है। यानी हम लोगों ने 10 साल में अपनी ताकत में इजाफा किया है और अब हम 18.5% है जनसंख्या में। अब कोई देखेगा बाद में लूसेंट में हमको यूट्यूब पर, तो कि इका कहता नहीं कि ताकत में इजाफा, और क्या कहें। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर कितना हो गया है, 1.64, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54 से घटकर कितना हो गया है, 17.7। ये जो है ना, ये जो हम लोग का हुआ है ना वार्षिक वृद्धि दर, ये बता रहा है कि अब धीरे धीरे कुछ सेंस प्रिवेल होना शुरू हुआ है। नागालैंड के दशक वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, -0.6, यानी उनकी जनसंख्या कम हो गई है नागालैंड की। हाँ, जनसंख्या घनत्व तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़ करके 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। कारण क्या है, जमीन उतने है और जनसंख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। हालांकि अब कम से कम वृद्धि दर 1.97 से घट करके 1.64। इसका मतलब है कि जो गति थी, जो पहले 4 बच्चे पैदा कर रहे थे अब वो 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये ग्रोथ रेट जो है अभी भी 1.64 के हिसाब से बढ़ रहा है। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो गया। अभी जो आ जाए जनगणना के आंकड़े, तो आप देखिएगा ये 400 को पार कर गया होगा, 450 के आसपास पहुंच गया होगा प्रति वर्ग किलोमीटर में। लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, ये एक अच्छा न्यूज रहा। हाँ, 1000 लड़कों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में 10 महिलाएं जो हैं वो बढ़ी हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो जागरूकता आई है, जैसे देख लो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, एक संतान हुई, ये उनको बिल्कुल नहीं पता था कि लड़का हुआ कि लड़की, लड़की हुई, रोक दिया ना, कि पगला रहे हैं कि अमिताभ बच्चन का वंश चलना चाहिए लड़का से, नहीं ना, लड़की से भी वंश चलता है। ये मन का भ्रम है कि लड़का ही हमारा वंश ले जाएगा। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन या जया बहादुरी या अभिषेक बच्चन ने क्यों नहीं दबाव डाला या ऐश्वर्या राय ने कि एक और होने देते हैं, लड़का हो जाए? क्योंकि पढ़ा लिखा परिवार है, समझ रहा है कि लाठी नहीं भांजना है, कोई होना चाहिए जो बुढ़ापा आपका देख ले, बस। गोद भी ले सकते हैं, ये थोड़ी है कि अपना ही हो, तो अब वो शायद ज्यादा करेगा। शिशु लिंग अनुपात 927 से घटकर 918 हो गया, यानी फिर खतरनाक ट्रेंड।
यानी कि अब फिर जो है भ्रूण वाला कहीं ना कहीं एम्ब्रियो वाला वो दिख रहा है 0 से 6 में लड़कियां फिर घट के 918 हो गई, 9 घट गई। इसका मतलब है कि अभी भी लोग सिंगल चाइल्ड तो चाह रहे हैं लेकिन वो लड़का चाह रहे हैं और पता करा ले रहे हैं गैरकानूनी होने के बावजूद कि पेट में लड़की है कि लड़का है। ऐसा हुआ है हमारे परिचितों में, उन्होंने पता चला कि लड़की है और जबरन गैरकानूनी रूप से जो है कराएं, मरते मरते जान बची। और एक जगह एक ने क्या किया कि 2 लड़कियां ऑलरेडी थी, तीसरी बार जब पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो गए पता किए, लेडी डॉक्टर ने कहा कि लड़की है, बता दिया कि लड़की है, क्या करना है बोलो। उन्होंने एबॉर्शन करा दिया। जब एबॉर्शन हो गया तो देखा लड़का था, यानी स्त्री डॉक्टर ने अपना काम कर दिया। लो जान के, हाँ, क्योंकि पूरे टेस्ट के बाद हुआ था और वो लड़के की आशा में जब पता चला कि तीसरी भी वही है, करा दिया और रोते रोते बुरा हाल। हमने कहा देखो, अब डॉक्टर ने जानबूझ से किया, डॉक्टर ने वो किया, लेकिन एक सबक मिला, ठीक है, कि बेटियां भी संतान होती हैं, उनको, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, जेंडर वाला वो नहीं है, वो सब होता है पालन पोषण पर। अगर आप लड़के को अच्छा से पालेंगे तो वो भी अच्छा से पाल लेगा और आप लड़की को अच्छी शिक्षा दीजिएगा तो वो भी अच्छा कर लेगी। नहीं तो एक से एक दुष्ट लड़कियों को हमने देखा है, ठीक है, हाँ, एक से एक ऐंठबाज को हमने देखा है। वो विक्टिम कार्ड खेलने की आदत होती है कईयों की, ठीक है। आप लड़की हैं इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप ही सही होंगी, याद रखिएगा। कई बार लड़के भी सही होते हैं और लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हो जाती हैं, ठीक, रो धो के कर देंगे, मोमेंटम बना देंगी, ठीक, और आप देखते रह जाएंगे। हाँ, कई बार लड़के भी गलत होते हैं जहां लड़कियां पीड़ित हो जाती हैं, उसको जेंडर्स की नजर से देखना सही है ही नहीं। हाँ, विलेनियस रोल में लड़का या लड़की कोई हो सकता है, ये कहना कि लड़के ही बदमाश हैं लड़कियां बड़ी अच्छी हैं दूध की धुली हैं, तो भ्रम में मत रहिएगा। हम्म 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 ठीक कर रही है, ठीक कर रही है। जनसंख्या में देखिएगा, साक्षर लोगों की संख्या 10 साल में 64.84% बढ़कर कितना हो गया, 73%। पुरुष साक्षरता 75 से 80 चला गया, 81 के आसपास, और महिला साक्षरता 53 से बढ़कर 64, ठीक है। तो इस रखिएगा, साक्षर शिक्षित नहीं, दोनों में जमीन का अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार नहीं है, देख लेना, आंध्र प्रदेश है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, यहां भी बिहार नहीं है। न्यूनतम में देख लो, न्यूनतम देख लीजिए, मिनिमम लिटरेसी रेट में, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और पूर्ण में भी और शहरी में भी केरल ही है। अब तक पूर्ण साक्षर खोजने के एकमात्र राज्य कौन है, केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 20 करोड़ 14 लाख, 20 करोड़ 14 लाख, जो देश की कुल जनसंख्या कितना है 16.6। ये भी पहले 16.2% है, यानी इनमें भी जनसंख्या में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें अभी शिक्षा का लेवल कम है उनमें जनसंख्या की दर ज्यादा है, और जो लोग शिक्षित होते जा रहे हैं वो अपने आप अपने जनसंख्या को कंट्रोल करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, मान लो कि अगर आप 4 भाई बहन हैं तो आपके माता पिता को पढ़ाना है, कितनी दिक्कत आएगी, सबको देखना है। और अगर आप सिंगल चाइल्ड होते तो आपको वो जहां चाहते वहां पढ़ाते और सबसे बेस्ट एजुकेशन देते, ठीक है, सब कुछ आपके लिए होता। बस एक डर होता है लोगों को कि इकलौता बच्चा मेरा बिगड़ जाएगा। आप अच्छे से पालिएगा ना तो 10 में से 1 भी नहीं बिगड़ेगा, और 1 भी रहेगा तो भी बिगड़ जाएगा, और अच्छे से नहीं पालोगे तो, ठीक है। वो छोटा से उस बच्चे को समय दीजिए, देखिए वो कैसे नहीं बनता है। तो कुम्हार के हाथों में होता है कि हमको थाली बनाना है, सुराही बनाना है कि घड़ा बनाना है, ठीक, इसलिए आप दोष नहीं दे सकते हैं। माँ बाप का दोष होता है बच्चों के बिगड़ने में।
2011 में शेड्यूल्ड कास्ट में लिंगानुपात 945 है, देखो अच्छा है। 945 है, यानी देश के बाकियों की तुलना में यहां पर जो है सही है स्त्रियों का लिंगानुपात में, मतलब जो स्त्रियों का कह रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए लिंगानुपात हो गया, लेकिन स्त्रियों की पोजीशन अच्छी है यहां पर। 2001 से 2011 के दौरान देश में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या वृद्धि दर 20.8 रही है, इतना नहीं आएगा। फिर देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या जो है 10,43,00,000 है, यानी जो आदिवासी जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या है, वो अनुसूचित जाति एससी के लगभग आधी है, लगभग आधी है। जो देश के कुल जनसंख्या कितना है 8.6, वो है 16.6 और ये है 8.6, लगभग आधे हैं। ये भी 8.2 थे, ये भी बढ़ गए हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि साक्षरता की कमी जो है वो आपकी जनसंख्या को बढ़ाती है। मुस्लिम समुदाय में क्यों ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है? इसलिए ग्रोथ रेट ज्यादा है क्योंकि उसमें शिक्षा का स्तर जो है काफी कम है। ठीक, ये सच्चाई है, क्योंकि आप नहीं जब तक पढ़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप किसी को भी अपने बदहाली के लिए जिम्मेवार ठहराते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया में ये कॉमन टेंडेंसी है कि जो इस्लामिक देश है 56-57, उनमें से लगभग को साइंस एंड टेक से कोई मतलब है ही नहीं। आज तक नोबेल पुरस्कार में एक भी देख लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई है ही नहीं। हम लोग के कलाम साहब भारत में पैदा हुए थे इसलिए साइंटिस्ट हो गए। ठीक, कहीं और हुए होते ना तो खत्म हो गए होते, बर्बाद हो गए होते। 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 990 है, बेस्ट है। देख लो कारण क्या है ना, कि वहां पर स्त्रियों की स्थिति क्या है, वो मजबूत है। उनका जो नेचुरल अपना फ्लो है उसमें देखो उनका 990 है लिंगानुपात, यानी उनको कोई मतलब नहीं है कि लड़का है कि लड़की, ज्यादातर मातृसत्तात्मक टाइप में डील करते हैं सब। ठीक है ना, इसलिए 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशक की वृद्धि दर कितनी रही? 23.7, यानी ज्यादा रही। एससी में 20.8। भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश में है जनसंख्या में, और शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज्यादा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में है। प्रतिशत में शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज्यादा पंजाब में है 32 से 33%, और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो प्रतिशत में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में। ठीक है, 96-97%। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है, यानी देश में लगभग हर तीसरा आदमी शहरी है देश में। हाँ, बिहार में ये सबसे, हिमाचल प्रदेश का सबसे खराब है। बिहार में लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण है, 10 से लेकर 11% जनसंख्या जो है 11% जनसंख्या शहरी है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में हम लोग से ज्यादा है प्रतिशत में। हाँ, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, हिमाचल के बाद हम लोग दूसरे नंबर पर हैं प्रतिशत के मामले में। और बिहार में 10-11% जनसंख्या ही शहरी है, और वो भी शहरी किस टाइप की, जिसमें से 90% गांव से आके शहर में बस गए हैं। सुना गया? तो लगभग यही कारण है। आप देखिएगा कि जिधर हम लोग ये पढ़ा रहे होते हैं, यहां पर ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो पढ़ने के लिए कहां से आते हैं? गांव से आते हैं। या जो अब मोबाइल फोन सस्ता हुआ, जियो का आ गया, अब सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन गांव में खोल करके देख लेंगे टीचर्स लोग को। अब यहां वही टीचर सफल हो रहा है ना, जो थोड़ा अश्लील हो जा रहा है। जैसे कैसे भी हमको जो पहले गाना का एक बोल बोले, ठीक, और ये लोग बोल बोल के अलग अलग चैप्टर्स पढ़ा पढ़ा के उस टाइप से उस पूरे भीड़ को ये लोग क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं, मास को। लेकिन क्लास अछूता रह जाता है। क्लास का मतलब ये क्लास नहीं, क्लास बोलते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर की बैटिंग में क्लास है, राहुल द्रविड़ की बैटिंग में क्लास है, वो उस क्लास की बात कर रहे हैं। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड क्लास। और जो मास को खींच लेता है ना, वो अरबपति करोड़पति बन जाता है, कि उसको पता है कि इस मास को भुनाना कैसे है। और बिहार के सबसे पीछे होने का यह भी एक बड़ा कारण है। तो देश की कुल जनसंख्या में अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जाहिर सी बात है 68.8%। 2001 में यह नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 27.8। यानी कि अगले 10 वर्षों में हमारी नगरीय जनसंख्या क्या हुई है? बढ़ी है। और यह कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, यह खतरनाक ट्रेंड है कि लोग शहरों में जाके बस रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं मिल रहा है गाँव में, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं अवेलेबल हो रहा है, इसलिए वो अपने लोगों को लेकर कहाँ आ जा रहे हैं? शहरों में, और शहरों की आबादी जो है वो बढ़ रही है। लोग शहरी नहीं हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आके शहरों में बस रहे हैं और उनकी आबादी बढ़ रही है। तो लग रहा है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार तेज हो रही है। होना क्या था? गांवों को शहर में बदलना था, लेकिन लोग गांवों से शहरों में आ रहे हैं। इस टाइप का शहरीकरण भारत में हो रहा है। आगे बात समझ में? तो गाल मत फुलाइएगा कि भारत में शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, नहीं, गांवों से लोग आके शहरों में बस रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि गांव में वो बेसिक एमिनिटीज हम देते जिसके चलते उनको शहर आने की जरूरत, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल और काम, फैक्ट्री, रोजगार वो उनको गांव में मिले। और ये तभी मिलेगा जब यहां कोई दूरदर्शी नेता आएगा जो ऐसा करेगा कि पर्यटन से जोड़ के, फैक्ट्री से, उद्योगों से जोड़ करके 38 जिले में काम करेगा। ठीक 10-15 साल में, ठीक है? तो तब तक पढ़ लीजिए। राज्यों में, समझ गया ना, राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है और गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है। लेकिन गोवा का क्षेत्रफल कम है सिक्किम से, लेकिन उसकी जनसंख्या सिक्किम से ज्यादा है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 यूटीज हैं। अंडमान निकोबार, जनसंख्या नहीं है बेचारे के पास। दादर नागर हवेली दमन दीव, ठीक है? अब दादर नागर हवेली दमन दीव एक हो गए हैं, ठीक, इसको सुधार लीजिएगा। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले केवल कितने हैं? 3। और लक्षद्वीप, सिक्किम, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली दमन दीव और लक्षद्वीप। दादर नागर हवेली और दमन दीव एक हो गए हैं अब। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा टाउन जो है इंडिया में किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, उसके 3, फिर जबलपुर, ग्वालियर, ठीक है, ये सब जो है वहां शहर बहुत हैं। तो वहां पर हम पढ़ा रहे थे इंदौर में, तो 9 महीने रहे थे इंदौर में। तो वहां हुआ कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था कहीं पे, तो बोले कि अरे सर तो क्या, देखो ना झूमा झटकी, झूमा झटकी। हमें कि क्या हो रहा है बे, कि ये रोड पे लोग कर रहे हैं। तो हाँ सर, रोड पे हमको अबे तरीके ये कब से होने लगा ये सब यहाँ। तो हम नीचे कहते थे कि मारपीट कर रहे हैं, तो पता चला कि मारपीट को वहाँ झूमा झटकी कहते हैं, और हम कुछ और समझ गए थे। हम भी गए हड़बड़ा करके देखने के लिए, बाप रे भाई रोड पे सब कब से होने लगा यार। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है, तो आएंगे मिलने आपसे, MP पहुंचिए, ठीक है, हो जाएगा आपका, है ना? ठीक हो जाएगा, चलिए इस बार हो जाएगा आपका। बहुत दुखी आत्मा है आप भी। तब याद आया, दौड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तब दौड़िएगा। अच्छा, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश थोड़ा सा घट गया क्योंकि इसे तेलंगाना को निकाल दिया गया है, समझ गया? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। बिहार पीछे हो गया महाराष्ट्र क्योंकि झारखंड को निकाल दिया गया, ठीक, नहीं तो बिहार था दूसरे नंबर पे। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, सिक्किम, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, याद रखिएगा गोवा चौथे नंबर पर है, और नागालैंड। तो सिक्किम, SMAGN, स्मैग, सिक्किम, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल, गोवा, नागालैंड, स्मैगन। ये पूछ सकता है, दे सकता है 4 राज्य का शुरू में, ठीक है। याद रखना कि इन सब में जो है गोवा चौथे नंबर पर है पीछे से। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य घटते क्रम में
सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? मेघालय, गारो खासी जयंतिया। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे बिहार 25.4। इनसे दिक्कत नहीं है, इनसे दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि उनकी आबादी ऑलरेडी कम है, वो थोड़े से हैं, उनका प्रतिशत अगर बढ़ता भी है तो कोई फर्क, दिक्कत भाई साहब से है। क्षेत्र बड़ा छोड़ दीजिए, जनसंख्या बड़ी है, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है। ये 100 लोग मिल करके 10 साल में 125.4 लोग को पैदा कर दे रहे हैं। 10 साल पहले 1000 थे, 10 साल के बाद जो है मतलब अभी 1254 है। 10 साल पहले कितने थे? 1000 थे, अब 1254, हाँ 254, 2.54, 25.4। तो उन्होंने 1000 लोगों ने अपने बराबर 1000 तो रिप्लेस किया ही किया, 254 और कर दिया। यानी 10 साल पहले 1000 लोग जो थे उन्होंने अपने जैसा जो है 254 और लोगों को सामने ला दिया कि लीजिए। अब ये 254 को बिहार झेले हर 1000 पे, और ऐसे ऐसे यहाँ पर 13 करोड़ लोग हैं। तो उस समय हम लोग 10 करोड़ थे, अब हम लोग 13 करोड़ हैं। अब लीजिए बाकी 2.5-3 करोड़ को अब झेलिए। ये तब स्थिति है जब ऑलरेडी 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं। जातीय गणना में आया कि बिहार से बाहर केवल 50 लाख लोग हैं। अरे यार 1 करोड़ बिहारी तो खाली दिल्ली में है, ठीक है, और आपकी गणना कह रही है कि 50 लाख बिहारी बाहर हैं। हम लोग तो 1 करोड़ गिना देंगे दिल्ली में, वहां के 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ बिहारी हैं, हर तीसरा वहां बिहारी है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य जो सबसे कम निगेटिव में कौन गया था? नागालैंड। केरल में देखो पढ़ाई लिखाई का हाल, वहां पर 100 लोग थे, 10 साल के बाद 105 लोग हो गए। आई बात समझ में? 1000 लोग थे, 1049 हुए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो ठीक है। गोवा में 8.2, आंध्र प्रदेश में 11 और सिक्किम में 12.9, ठीक है, कोई खास असर नहीं पड़ा, यहां तक चलेगा, क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट दर को कितना बताया था? 2.1। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जय हो, देखिए साडा बिहार 1106। मजदूर भी तो सप्लाई करना है ना इंडिया को। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है। तो अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो फिर मजदूर कैसे फैक्ट्री उत्पादन होगा? पश्चिम बंगाल 1028, इहो कम नहीं है, इहो भतह प्रदेश है, मांस भात, ठीक है। केरल इहो भतह है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई का असर है, लेकिन चूंकि क्या है उपजाऊ बेल्ट है, इसलिए यहां भी जनसंख्या ज्यादा है। हम लोग के मौसेरे भाई उत्तर प्रदेश, ये भी पीछे कह रहेंगे। हरियाणा, ठीक है, हाँ इस सब की तुलना में तो कम ही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य, एक तो अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा है और उसमें आबादी न के बराबर है 17 प्रति। अब देखो कहां 1106 या कहां 17, यहां आदमी कोचिंग खोल पाएगा? चलवे नहीं करे। उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में 200 बच्चों को पढ़ाए हैं इंग्लिश मीडियम, हाँ वहां जो ईटानगर, ठीक, हाँ ऑनलाइन। आई बात समझ में? कोचिंग ईटानगर में थी, बच्चे आते थे कुछ वहां पर, हम जो है पढ़ाते थे दिल्ली से, तो हम आ जाते थे उनके स्क्रीन पर, हाँ वैसे पढ़ाते थे। और हम अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे थे, हम पहले दिन 2 घंटे नॉन स्टॉप अंग्रेजी में पढ़ाएं। इंडियन पोइट्री के टीचर बन के गए थे वहां पर, इंडियन पोइट्री पढ़ाना था हमको वहां, कि प्रियंक भाई आप क्या पढ़ाएंगे? तो हमको जो दे दीजिए, तो हुआ कि इंडियन पोइट्री पढ़ाइएगा, हम पढ़ा देंगे। इंडियन पोइट्री पढ़ाने गए, तब पहला दिन हुआ 2 घंटे, हमको अरुणाचल प्रदेश वाले पता नहीं यार, एक तो फारू अंग्रेजी होगी, ये होगी, हिंदी बोलना नहीं है। फीडबैक आया, सर बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन सर को बोलो 70% हिंदी में बोले, 30% अंग्रेजी में। हम कहा है अरुणाचल प्रदेश, तो हाँ अरुणाचल प्रदेश के बच्चों की डिमांड थी कि 70% हिंदी में बोलिए और 30% अंग्रेजी में। हम पूछे कि हिंदी आती है आप लोग को? सर बहुत अच्छे से आती है। हम गजब। फिर हम बातचीत में पूछे कि अच्छा ये बताओ आप सभी अलग से मतलब पढ़ा के जब ये करते थे तब, हम बोले कि चाइना इंडिया, क्या बात कर दिया सर, अपना हिंदुस्तान भारत, समझाया? चाइना नहीं, अपना भारत। नाम ऐसा रहता था कि पता जरा कौन लड़का है कौन लड़की, ऑनलाइन में हम देख नहीं पाते थे।
तो आ जाए, हम कहेंगे अब हीली के सीली के क्या लिखना है इसमें, नाको काटो, मैंने ऐसे करके नाम रहता था। हम बहुत दिन तक एगो से बतियाए, बहुत दिन के बाद पता लगा कि वो इसका जेंडर ये है। हम कहे हे प्रभु, तो समझ आ रहा है। तो अभी भी वो सब हमको कभी कभी व्हाट्सएप कर देते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो हम देखते हैं ओ काटो, तो यस सर, हम कहा ओके। तो उसके बाद फिर उसको जवाब देते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश। तो वहां भी कुछ लोग हमको जानते हैं बिना गए। मिजोरम 52, देखिए कितना अंतर आ गया। सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 100। अब बिहार से तुलना कर लीजिए, आपको मन लगेगा यहां जाइएगा तो आदमी नहीं दिखेगा, पागल हो जाइएगा। हाँ इसलिए ना, इसलिए यहां पे सब लूट लिए। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, जो जितना पढ़ा लिखा रहेगा उसका लिंगानुपात उतना ही अच्छा रहेगा। केरल, या कुछ परंपरागत चीजें न रहे, केरल। शिक्षा का स्तर तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तो ठीक है। मणिपुर, छत्तीसगढ़, ठीक है। पहले केरल के बाद छत्तीसगढ़ था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा 5वें स्थान पर आ गया, इसको याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य देख लो, हरियाणा बता रहे कारण, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं, पंजाब तो अभी फिर भी आ गया है चौथे पर सरकारी प्रयास से, एक बच्चे का टेंडेंसी हो गया है, सिंगल चाइल्ड। और कोशिश क्या करते हैं कि लड़का हो, लड़की होती है भ्रूण हत्या कराते पता करवा के गलत तरीके, गैरकानूनी तरीके से, और लड़का हुआ तो एक लड़का पे ऑपरेशन करा लिए। यही कारण है कि हरियाणा में लड़कों की शादियों के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो वो झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आदिवासी लड़कियों को, गरीब लड़कियों को खरीद खरीद के ला करके अपना वंश वृद्धि कर रहे हैं। हरियाणा में ये स्थिति हो गई है। पंजाब सिंगल चाइल्ड लेकर के कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चले जाते हैं। यहां पर सेक्स रेशियो क्या हो गया, गड़बड़ा गया। सिक्किम का अपना इस हिसाब से कम है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का 912 है, कम से कम बिहार इस मामले में इनसे 5 से ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य ये सब नहीं पूछता है, अरुणाचल प्रदेश में है ज्यादा। यहां पर केरल देखो 5वें स्थान पर है, ये याद रखना। शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय आगे हैं, छत्तीसगढ़ भी आगे है, केरल पीछे। यहां से क्वेश्चन राइज हो सकता है, सारे लोग सोचेंगे केरल आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश 0 से 6 वाले में, 0 से 6 वाले में, यहां याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कारण क्या है कि यहां केरल जो है 5वें नंबर पर है, और हम लोग क्या समझेंगे कि केरल पहले पर है, नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मेन राज्यों में छत्तीसगढ़ भी जो है उत्तर केरल से आगे है, ठीक। 3 राज्य तो जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय, अम्मा, ये जो है छत्तीसगढ़ और केरल दोनों से आगे हैं। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वही हरियाणा एज ऑलरेडी, अब फिर देखो पंजाब, ठीक है, दोनों। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात वही सब हाल है, वहां का सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। और सब देखो किधर के राज्य हैं, पश्चिमोत्तर के। समझ में आ रहा है क्यों? याद है ना कन्या शिशु वध। ये 5 राज्य देख करके आपको क्या लग रहा है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, पश्चिमोत्तर भारत में उधर से आक्रमण होता था और वो सीधे लड़कियों को उठा लेते थे, ठीक। प्लस ज्योग्राफिकल क्या है, धूल जो उड़ती है ना यहाँ पर, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि घूंघट जो उड़ने की कला है, एक तो अपना मुंह छुपा के रखो नजर न पड़े, और दूसरा धूल खूब उड़ती है, इसके कारण मुंह ढक लेते हैं सब, घूंघट। बाकी जो हम बताएं शिशु जो कन्यावध, अभी तक वो ट्रेंड चला रहा है यहाँ पर। यही कारण है कि कई गांवों में वहां बारात जो है लंबे समय से देखने को नहीं मिली। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, केरल 94%, मिजोरम 91%, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम में देख लीजिए बिहार है ना, अरुणाचल प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व तो देखो सबसे ज्यादा इसका और सबसे कम, और दोनों अगल बगल हैं पढ़ाई लिखाई में। हाँ नहीं 4% ज्यादा है, ठीक है, वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगले बगल है ना, ठीक। झारखंड भी देखिए पीछे 4थे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश का भी तेलंगाना के साथ था 2014 में, अब आएगा नया वाला, दोनों का अलग अलग।
कितना है जी इसमें? अच्छा ठीक है, आप करा। हाँ लेकिन ठीक है, लास्ट उसमें लग रहा है, इसमें ज्यादा हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य केरल, हमेशा की तरह मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड एज यूजुअल। महिलाओं में देख लीजिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल, फिर वही मिजोरम, फिर वही गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड चेंज हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। न्यूनतम महिला साक्षरता फिर से वही अपना राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। हर चीज में हम लोग टॉप पर हैं। गाल बजाने के लिए सरकारें हैं। अब समझ में आया कि वो हम लोग जिनकी जातियां नहीं ना जाने, इसीलिए हम लोग पिछड़ गए इसमें। समझ गया ना, हम लोग इनकी जाति नहीं जाने इसलिए हम लोग महिलाओं को पढ़ाए नहीं। अब चूंकि हम लोग आप सबकी जाति जान गए हैं ना, तो अलग अलग पढ़ाएंगे आप सबको। अलग अलग से क्लास चलेगी, ठीक है। यादव समुदाय की अलग से क्लास चलेगी, गुप्ता जी लोगों की अलग से क्लास चलेगी, सबका अलग अलग बुलाया जाएगा कि सुनियो, और उसमें बताया जाएगा कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे, उसको कम पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पिछड़ा है, उसको ज़्यादा पढ़ना है। तुम बहुत आगे हो, तुमको हम कम पढ़ाएंगे, ताकि हम लोग ना बराबर विकास कर पाए, ठीक है। क्लास में जो लोग टेस्ट में कम नंबर ला रहा है उसको हम ज़्यादा पढ़ाएंगे, और जो लोग ज़्यादा ला रहा है उसको नहीं पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा ना कि समाज में एक संतुलन बनेगा। आज जो ज़्यादा मेहनत करके पढ़ के टॉप उसको मारेंगे, तुमको उतना ही पढ़ना है जितना सबसे लास्ट वाला को, तब जाके हम लोग का बिहार जो है टॉप करेगा, ठीक है। माने चला राजा तो राजा, यहाँ की प्रजा भी उसने है। ये ना दौड़ा दौड़ा के ऐसे को मारना चाहिए नेता तेता को। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य देखो, हिमाचल प्रदेश 90%, आई 88.7, यानी यहाँ पर शहरी जनसंख्या जो है वो 11.3% है। आइए वही है जो गांव से उठ के शहर में आए हैं, समझ गया। असम, ओडिशा, मेघालय। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। देखिए मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में शहरी जनसंख्या आधा से ज्यादा है। हाँ, ये सब का शहर वाला विकास है, हाँ, ये सब गांव वाला सिस्टम नहीं है, ये हम लोग के यहाँ है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, ठीक है, यूपी में भी गांव बहुत है। फिर उत्तर प्रदेश जनसंख्या ज्यादा है, 24 करोड़ है जनसंख्या। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में नगरीय जनसंख्या ज्यादा है। फिर क्योंकि कलकत्ता है, कोलकाता, आसनसोल में बहुत सारी जनसंख्या भरी पड़ी है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम। अनुसूचित जाति जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी, हम पहले ही बता दिए थे, प्रतिशत में कहां है? पंजाब, 1/3 के आसपास। जो दलित आबादी है वो पंजाब में ज्यादा। क्यों? यही कारण है कि गुरु नानक जी के प्रभाव में उन लोगों ने सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से किसमें चेंज हुए थे? सिख में, ठीक। फिर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा अनुसूचित जाति। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, जाहिर सी बात है यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल। यूपी में देख लो 4,13,57,000 लोग शेड्यूल कास्ट। पश्चिम बंगाल में 2,14,00,000 और बिहार में 1,65,00,000 लोग, ठीक है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। नागालैंड और आंध्र प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है, ठीक है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले 5 राज्य देखो, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं मध्य प्रदेश में, 1 करोड़ से ज्यादा है महाराष्ट्र में, ये 2। ओडिशा लगभग 1 करोड़ पहुंचा दिया है, राजस्थान और गुजरात, ठीक है ना। मीणा, भील, कालबेलिया। झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। इसकी एसटी जनसंख्या अभी 86,45,042 है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य
मिजोरम में राज्य में, यूटी में लक्षद्वीप, ओवरऑल में लक्षद्वीप, ठीक है 94.4 मिजोरम में। ऐसे लक्षद्वीप है इससे भी ज्यादा है, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1% और आंध्र प्रदेश 68.8। यहां पर एसटी 68.8% है, फिर भी एससी नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, समझ गया। मणिपुर 35.1%। मणिपुर, कारण क्या है, मणिपुर में मैतेई को जो है, कुकी को मिला है एसटी, मैतेई को नहीं मिला है, जबकि वो भी असल में आदिवासी ही है, ठीक। और मैतेई ही मूल रूप से मणिपुर का है, कुकी बाहर से आके बसे हैं और उनको मिल गया एसटी, आई लोग रह गए, इसीलिए लड़ाई चल रही थी। इसीलिए मैती को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि उसके लिए हैं एलिजिबल, लेकिन वो अपने मलाई का है छोड़ेंगे कुकी। उनको लगा कि अगर मैती आ जाएंगे तो तब से सारा एसटी में खा ही जाएंगे हमारा, इसलिए वो आने नहीं देना चाहते हैं। मेन लड़ाई ये है। और दूसरा अफीम का जो वहां होता था ना खेती, उसको भारत सरकार ने वाट लगा दी है, इसलिए भी उनको दिक्कत हो रही है। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2% 11वें स्थान पर, जबकि 1961 की जनगणना में 60% से अधिक आदिवासी थे, लेकिन घटते घटते जो है 26% आगे है। हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, इसको आज यहीं रोकते हैं, बाकी को आगे करेंगे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए, लेकिन आप बोल नहीं रहे थे।